हेलो गाइस, वेलकम टू साधना क्लासेस। साधना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स पार्ट में आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह आती है कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। इंटीग्रेशन को जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि अवकलन किसे कहते हैं या डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। डिफरेंशिएशन के बारे में जब आप जानेंगे तभी आप यह जान सकते हैं कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। अब बात डिफरेंशिएशन की जब होती है तो डिफरेंशिएशन जो होता है उसे आप लोग 11th में कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे और ये भी सिंबल भी जानते होंगे कि इसे क्या कहते हैं। डी डी एक्स साधारणतः आप इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन या अवकलन। अवकलन अवकलन जो होता है, अवकलन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम किसी भी चर राशि का डिफरेंशिएशन या अवकलन करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि मान लिया हमने कि हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ वाई जो आपने लिखा इसे हम पढ़ते तो हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई या वाई का अवकलन, लेकिन यह है क्या वास्तव में। इसे हम कहते हैं वाई का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन दर। एक्स के सापेक्ष परिवर्तन दर, इसी को हम अवकलन कहते हैं। लेकिन अब इस तरह से तो नहीं कह सकते हैं मैथ की लैंग्वेज में। इसे हम कहते हैं, परिभाषा जो अवकलन की होती है या डिफरेंशिएशन का, उसे हम कहते हैं किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन दर ही अवकलन कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन दर अवकलन कहलाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। किसी चर राशि का अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन दर ही अवकलन कहलाता है। इतनी चीजें आप क्लियर रखिए तो ही आप इंटीग्रेशन को समझ पाएंगे। किसी चर राशि का अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन दर ही अवकलन कहलाता है। अब देखिए यहाँ जो हमने लिखा है, क्या लिखा है कि y का x के सापेक्ष परिवर्तन दर। y का x के सापेक्ष परिवर्तन दर का अर्थ यही निकल रहा है जो यहाँ निकल रहा है। जैसे किसी चर राशि की बात हो रही है, कोई चर राशि मैंने मान लिया y है, किसी अन्य के सापेक्ष परिवर्तन दर तो उसको x सपोज कर लिया गया। तो परिभाषा जो हमारी बनती है, मेन यही से बनता है कि y का x के सापेक्ष परिवर्तन दर। अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं या उसके डेफिनेशन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। किसी चर राशि का अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन दर ही अवकलन कहलाता है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक जो हमारा था, समाकलन। समाकलन किसे कहते हैं, सबसे पहली बात है समाकलन किसे कहते हैं समझना चाहिए हमें। आप ये जानते हैं कि गुणा का व्युत्क्रम क्या होता है, भाग हो जाता है, और प्लस का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, माइनस। ठीक इसी प्रकार से माइनस का व्युत्क्रम प्लस और भाग का व्युत्क्रम गुणा होता है। यह आप साधारण कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझते होंगे। अब अगर ये चीज आपको क्लियर है तो ठीक उसी प्रकार से कैलकुलस की बात की जाती है। सॉरी, ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो होता है, ये कैलकुलस का एक पार्ट है। तो कैलकुलस में जो होता है, इसमें प्लस का व्युत्क्रम माइनस, माइनस का व्युत्क्रम प्लस का यूज ना हो करके इसमें हम करते क्या है कि डिफरेंशिएशन जो होता है इसका विलोम हो जाता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का विलोम क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। परिभाषा भी हमारी कुछ यहीं से बनती है, डिफरेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बनता है।
अब एक परिभाषा तो हमारी तुरंत आपको क्लियर दिख रही होगी कि डिफरेंशिएशन जो है या अवकलन जो है, इसी के व्युत्क्रम को हम समाकलन कहते हैं। पहली डिफिनेशन ये आप क्लियर कर लीजिए कि अवकलन के व्युत्क्रम को ही हम समाकलन कहते हैं। अब दूसरी डिफिनेशन जो आपकी होगी वो थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा। अवकलन में क्या करते हैं आप कि किसी चर राशि का अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन दर ज्ञात करते हैं। तो अब इसका जो समाकलन का डेफिनेशन होगा, किसी चर राशि के परिवर्तन दर के माध्यम से पुनः उस राशि को प्राप्त करने की प्रक्रिया या क्रिया ही समाकलन कहलाती है। ये आप ढूंढते रहेंगे, ना तो आपको कहीं बुक में मिलेगा और ना कहीं अन्य जगह पर मिल सकता है। इसको नोट कर लीजिए, किसी राशि या चर राशि के परिवर्तन दर से उस राशि को ज्ञात करने की प्रक्रिया या क्रिया ही समाकलन कहलाता है। समाकलन कहलाता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे या समझ चुके हैं। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए, किसी चर राशि के परिवर्तन दर के माध्यम से, किसी चर राशि के परिवर्तन दर से उस राशि को ज्ञात करने की प्रक्रिया, उस राशि को ज्ञात करने की प्रक्रिया ही समाकलन कहलाती है। अब समाकलन क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम साधारणतया इस सिंबल के माध्यम से प्रकट करते हैं। अगर ये है सिंबल, इसी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका सिंबल होता है समाकलन का, इंटीग्रेशन का सिंबल है ये। अवकलन का सिंबल आप जानते हैं या डिफरेंशिएशन का, ये क्या होता है, डी डी एक्स, डी डी एक्स। और उसी प्रकार से ये समाकलन का सिंबल होता है। हर एक मैथमेटिकल जितनी भी संक्रियाएं या इंडेक्शंस होती हैं, सभी का कोई ना कोई सिंबल जरूर है। जैसे कि जोड़ना होता है तो हम आप इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, घटाने में आप इसका प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। हमें लगता है कि समाकलन की डिफिनेशन और उसके सिंबल के बारे में आप क्लियर हो चुके होंगे। अब आइए कुछ एग्जाम्पल और कुछ फार्मूले के बारे में देखते हैं। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो होता है ये सिद्धांतों पर चलता है, सिद्धांतों पर चलने वाला है। तो इसमें हमको सबसे पहले फार्मूला देखना होगा कि सूत्र, इसके बेसिक सूत्र क्या होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हुए हम ज्ञात करते हैं। तो 11th में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़े थे उस समय आपको कुछ बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया होगा तो कमेंट करिएगा। डिफरेंशिएशन का फार्मूला जो बेस होता है उसका अलग से वीडियो बनाकर हम आपको देंगे। तो देखते हैं, डिफरेंशिएशन के माध्यम से ही हम समाकलन को पढ़ते हैं, कुल मिला के उसी से रिलेटेड होता है। तो एक साइड में हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला रखेंगे, दूसरे साइड में हम इंटीग्रेशन का रखेंगे। तो इधर हम लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएशन और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जो होता है, जैसे हमने कहा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये चीज आप जानते हैं क्या होता है, थोड़ा इधर लिखें, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स। ऐसे ही आप डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, या कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स क्यों होता है, ये चीज भी 11th में ही था। इसका जो प्रथम सिद्धांत होता है उसी के माध्यम से सारे फार्मूले प्रूव भी किए जाते हैं, वो भी बताएंगे। और ये है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटू में रहेगा, इसको थोड़ा क्लियर रखिएगा। और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के फार्मूले हो गए। इसी का व्युत्क्रम इंटीग्रेशन होता है। तो अब इंटीग्रेशन जब होगा तो डी
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ये हो जाएगा प्लस में साइन एक्स। प्लस में क्यों हुआ? क्योंकि इसका व्युत्क्रम ही होता है। अभी आपको पहले मैंने बताया है कि प्लस का व्युत्क्रम माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है। तो जब व्युत्क्रम की ही परिभाषा ही हमारी बता रही है कि इसका जस्ट अपोजिट होता है ये, तो अपोजिट होने की वजह से यहाँ प्लस में था तो ये माइनस में आया। लेकिन एक कोई मतलब एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमेशा वो व्युत्क्रम ही चलेगा, साइन जो होगा हमारा। अब आगे देखते हैं हम सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक एक्स के इंटीग्रेशन के बारे में, सॉरी सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का हो जाता है सेक एक्स। एक चीज और आपको बताएंगे अभी, थोड़ा और लिख दें, ये हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टेन एक्स। तो इसमें से अगर कोई भी एक फार्मूला, चाहे आप इंटीग्रेशन का याद कर लें तो समाकलन का आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, या समाकलन अगर आपको आता है तो अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसको प्रूफ करना भी बताएंगे, पहले इसको आप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हर सवाल में आप प्रूफ करेंगे एक फार्मूला। एक क्वेश्चन में आप जानते हैं कम से कम 5 या 7 सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो 5-7 को आप जब तक प्रूफ करेंगे तब उसको लगाएंगे, तो हमें लगता है कि सारा पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ का मतलब ये है कि आप मुश्किल से 4 क्वेश्चन में पूरा समय व्यतीत कर देंगे। अब देखते हैं कि ये कितने मार्क का होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है ये 22 नंबर का होता है आपका मैथ में। तो ये कितना महत्वपूर्ण है ये आप मार्क से ही गेस कर सकते हैं। 22 नंबर का पार्ट आपके मैथमेटिक्स में बहुत ही बड़ा योगदान रखता है, और यह सबसे आसान टॉपिक में से एक है जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन अगर आप बेसिक चीजें समझ जाएंगे तो, और बेसिक फार्मूले आपको आएंगे तो सबसे पहली चीज आपको करना यह है कि कुछ फार्मूले जो भी लिखे गए हैं उसको लर्न कर लीजिए। कुछ एक मेन फार्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन का, ये है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यह चीज याद होगा सबको। इसी का इंटीग्रेशन जो होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x टू द पावर n का। इसमें क्या होता था कि एक पावर घटाया जाता था, इसमें क्या होगा उसका व्युत्क्रम किया जाएगा यानी कि बढ़ाया जाएगा। तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1। यहाँ क्या होता था कि यहाँ जो पावर होता था वो आगे आ जाता था, यहाँ हो जाएगा उसी का व्युत्क्रम, मतलब वहाँ गुणा हो जाता था, यहाँ हो जाएगा भाग। तो ये तो फार्मूले हो गए, लेकिन अभी ये फार्मूले सारे के सारे अधूरे हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि इसमें C लिखा जाएगा हमेशा। C फॉर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा इसलिए जुड़ता है, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आप देखिए। एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आपने एक फलन है डिफरेंशिएट किया, ये है आपका y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, पहले फंक्शन ही लिख दें, y इक्वल टू दिया गया है आपको 2x प्लस 3, ठीक है। इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, डी डी एक्स ऑफ y या डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस 3 है। तो 2 का तो करेंगे नहीं डिफरेंशिएशन, क्योंकि चर राशि उपलब्ध है। तो चर राशि जब उपलब्ध होगी तो उस समय आप अचर का डिफरेंशिएशन ना करके चर का ही करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सबको क्लियर होगा, 1 होता है। 1 कैसे होता है ये भी ध्यान लेते हैं। जब x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे हुआ, डी डी एक्स हमारा सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का, लेकिन हम कर किसका रहे हैं, x का ही कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह लिखेंगे, तो dx अपॉन dx हो गया, और dx दोनों जब समान हो गए तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन कैसे 1 हो रहा है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि अंश और हर दोनों बराबर हो गया। और आप जानते हैं मैथमेटिक्स कहती है कि जब कोई बराबर होगा तो वो कट जाएगा। तो dy बाई डी एक्स
ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, और एक्स का अवकलन 1 हो गया प्लस